तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो मैं पिछले सेशन में मैंने आपसे बात की कि कल्हड़ ने कहा है कि कश्मीर का जो पहला राजा है वो अशोक है। कल्हड़ राजतरंगड़ी का लेखक, कश्मीर का पहला इतिहासकार, उसके अनुसार जम्मू कश्मीर जो आपका आज का जम्मू कश्मीर है वो कहता है कश्मीर का पहला राजा सम्राट अशोक है। इसका मतलब कश्मीर अलग अलग कबायली हिस्सों में बटा हुआ होगा। कश्मीर का जो इंटीग्रेशन किया सबसे पहले वो सम्राट अशोक ने किया और वहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो कश्मीर का पहला राजा कल्हड़ ने अशोक को बताया है। इसके अलावा कल्हड़ ही कहता है कि अशोक ने वहाँ पर श्रीनगर शहर बसाया और अशोक जो था वो शैव धर्म को मानता था, शिव जी की उपासना करता था, अर्थात अशोक शैव था। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। एक सिंपल सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें से किसकी किताब से या किसके कथनों से या किसके उद्धरणों से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, अशोक की जानकारी मिलती है या नहीं मिलती है। तो कल्हड़ से भी मिलती है। ऐसा नहीं कि हर सवाल को जो है कठिन ही आएगा, एग्जामिनर की आपसे दुश्मनी है ना, सिंपल से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना। बाकी ये तो आते ही आता है कि राजतरंगड़ी किसकी है, कल्हड़ की, है ना। ओके, अब एक बौद्ध भिक्षु हुए हैं तारानाथ, उन्होंने एक बात कही है कि बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा सम्राट अशोक। ठीक, तो बौद्ध भिक्षु तारानाथ कहते हैं कि बिंदुसार ने 6 नगरों और उनकी किलों को, उनकी सेनाओं को नष्ट किया। अब ये 6 नगर कौन से हैं इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब जो तारानाथ है वो इतना कह गए कि उसने 6 नगरों, उनके किलों और उनकी सेना, उनके राजाओं को नष्ट किया। ठीक है साहब, नंबर 1 बात। इसके अलावा वो ये कहते हैं, तारानाथ ही कहते हैं, शायद मैं ये लिखना भूल गया हूँ, बौद्ध भिक्षु तारानाथ ही ने ही कहा है कि बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर तक उसने अपने एम्पायर को मजबूत बनाए रखा। कहने का मतलब ये, अब आप देखो ना, चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों की हमें जानकारी मिलती है, अशोक की विजयों की जानकारी मिलती है। अशोक की किस विजय की हमें जानकारी मिलती है? कलिंग की। अब मौर्य एम्पायर जो था सुदूर भारत में केरल और तमिलनाडु के जो पूरे दक्षिणी हिस्से हैं उनको छोड़ करके पूरे भारत में फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक मौर्य एम्पायर फैला हुआ था। अशोक ने केवल कलिंग जीता है और बिंदुसार के किसी नई विक्ट्री की हमें जानकारी मिलती नहीं है, समझ रहे ना साहब। तो ऐसा हो सकता है कि बिंदुसार के समय में ये बौद्ध भिक्षु तारानाथ जिन 6 नगरों की सेना को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि बिंदुसार के समय में बगावतें हुई हों। क्यों? क्योंकि दिव्यावदान से आपको पता भी चलता है, क्या पता चलता है दिव्यावदान से, कि बिंदुसार के समय में अवंती यानी कि उज्जैन और तक्षशिला में बगावतें हुई थी और इन बगावतों को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। खैर जो भी है, तो ये बात हमारे गले उतरती है कि बिंदुसार के समय बगावतें हुई होंगी, उन बगावतों को दबाया भी गया होगा। बिंदुसार को चंद्रगुप्त मौर्य से विरासत में जो एम्पायर मिला है उसने उसको बनाए भी रखा, लेकिन बिंदुसार ने शायद कोई नया इलाका नहीं जोड़ा है, नया इलाका कलिंग के रूप में जोड़ा गया है जो अशोक ने जोड़ा है। ठीक है, दीपवंश और महावंश, ये बौद्ध, जैसे दिव्यावदान एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसी तरह से दीपवंश महावंश जो हैं वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। इनसे पता चलता है कि अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, दीपवंश और महावंश। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, यानी कि अशोक ने कराई थी। इसके अलावा अशोक ने राजा बनने से पहले अपने 99 भाइयों को मारा था, 99 भाइयों को मार करके अशोक राजा बना था। इसी से ये पता चलता है, किससे? दीपवंश और महावंश से, कि अशोक का जो सबसे बड़ा भाई था वो था सुमंत। अशोक का सबसे बड़ा भाई कौन था? सुमंत। इसको भी मार दिया गया था, जाहिर सी बात है। इसी का बेटा था निग्रोध, 7 साल का, इसी का 7 साल का बेटा था निग्रोध, जो कि बौद्ध भिक्षु हो चुका था। कहते हैं कि दीपवंश और महावंश तो ये कहते हैं कि सुमंत के बेटे निग्रोध ने अशोक को बौद्ध धर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, हो सकता है किया होगा। दीपवंश और महावंश जो कि बौद्ध धार्मिक ग्रंथ हैं, वे कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाई मारे, 99 भाइयों को मार करके वो राजा बना। इसी के समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई और अशोक का बड़ा भाई सुमंत, यहाँ से पता चल गया कि सुमंत कौन था? अशोक का बड़ा भाई था। उसका बेटा था निग्रोध, जो कि 7 साल का एक भिक्षु था, उससे प्रभावित होकर के अशोक बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये मानता है कि अशोक, देखिए अशोक का जो रुझान बुद्धिज्म की तरफ को होने लगा था वो तो शायद कलिंग के बाद ही होने लगा था। नहीं, स्पष्ट जो रुझान हुआ वो कलिंग के बाद हुआ। अच्छा, निग्रोध की जो कथा है ना, कलिंग की लड़ाई से पहले की है। अच्छा, कथा क्या है कि एक बार अशोक जो था अपने महल, उसका अशोक का जो महल था वो 3 मंजिला था, अपने महल की खिड़की से खड़ा था, वो बाहर सड़क की तरफ को देख रहा था। तब उसने निग्रोध को देखा था। उसने सड़क पे, ये जो निग्रोध बौद्ध भिक्षु बन चुका था, सुमंत का बेटा निग्रोध जो कि बौद्ध भिक्षु बन चुका था, उसको देखा तो वो इसकी पर्सनैलिटी से बहुत ही प्रभावित हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि उसका झुकाव और बढ़ा, समझ रहे ना, उसका झुकाव जो था वो और बढ़ा। अभी कलिंग का युद्ध नहीं हुआ है, निग्रोध को जो उसने देखा है वो राजाभिषेक के 4थे वर्ष देखा है।
और कलिंग का जो युद्ध हुआ है वो राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष हुआ है। लेकिन उसका रुझान जो था वो ऐसा नहीं कि अशोक बौद्ध धर्म की ओर रातों रात अग्रसर हो गया हो, जैसे फिल्मों में होता है ना, पीछे बैकग्राउंड में वायलिन बजता है डे 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 और हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। धीरे 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 वो चीज़ें, भाई 99 भाइयों को मार चुका है ना, 99 भाइयों को मार चुका है, तो दिल के किसी कोने में कोई तो तकलीफ हुई होगी जरा सी। 99 भाइयों को मार चुका है, राजा बन गया है, 4 साल गुजर गए हैं। राजा बनने के बाद जो नए चैलेंजेज है वो उसके सामने आ रहे हैं, और कहीं कहीं ना हमें आती है ना विरक्ति। बहुत पैसा आप लोग कमाते हैं, फिर अचानक से आपके मन में आने लगता है यार, जैसे अब जाहिर सी बात है पैसा कमाना, तो पैसे की भूख क्या, और कमाओ और कमाओ और कमाओ, तो नींद आपकी घटती जाती नहीं, घटती जाती है ना। ना आप फेसबुक पे रील देख पा रहे, ना यूट्यूब पे वीडियो देख पा रहे, कुछ भी तो नहीं कर पा रहे। संगी साथी दोस्त सब खत्म, पैसा बढ़ता जाता है, संबंध खत्म होते जाते हैं, है ना। पैसा हालांकि संबंध बढ़ते हैं, लेकिन वो लालच के मतलब के संबंध बढ़ते हैं। लोगों को आपकी ज़रूरत होती है तो वो आपकी जी हुजूरी करते रहते हैं, लेकिन पुराने यार दोस्त जो आपके वो खत्म होते जाते हैं। हाँ, मेरे सारे खत्म हो गए, लेकिन मज़े की बात यह है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, मेरे ना संबंध बढ़ रहे हैं ना पैसे ही बढ़ रहा है। ओके चले तो कहाँ थे, तो धीरे धीरे चेंजिंग होने लगी होंगी। तो समझने में याद रहेगा ना, सुमंत अशोक का बड़ा भाई, उसका बेटा निग्रोध, कहानी कौन सी, दीपवंश और महावंश की। मतलब इसको देख करके वो उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ, कहीं ना कहीं उसका रुझान जो था बुद्धिज्म की तरफ को बढ़ने लगा, है ना। अच्छा, अब हेनसांग जो कि सातवीं शताब्दी में आया था ना, हेनसांग 7वीं आया, हाँ 7वीं शताब्दी में आया था। हेनसांग ये कहता है कि बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। दीक्षित समझते हैं ना, कन्वर्ट करना, है ना। तो हेनसांग के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। अच्छा, अब लेकिन हेनसांग कहता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की जो विधिवत दीक्षा दी वो दी मोगलीपुत्र तिस्स ने। इसको आप ऐसे समझें, निग्रोध से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। उपगुप्त के जब वो संपर्क में आया तो वो बौद्ध धर्म में आ गया। हेनसांग कह रहा है कि बौद्ध धर्म में आ गया, लेकिन वो जो विधि विधान के अनुसार जो संस्कार होते होंगे, जिसे हमने कहा विधिवत दीक्षा, वो किसने दी, उपगुप्त ने। कौन कह रहा, सॉरी, वो किसने दी, मोगलीपुत्र तिस्स ने। कौन कह रहा, हेनसांग कह रहा है, ठीक है। उसके बाद हेनसांग ये कहता है कि उसने, हेनसांग ने अशोक के बनाए हुए तक्षशिला, कपिशा और पुष्करावती में स्तूप देखे। हेनसांग कहता है कि मैंने खुद देखे। कहाँ पर, अशोक के बने हुए स्तूप, तक्षशिला में, कपिशा में और पुष्करावती में। अच्छा, फाइयान हेनसांग आके आने का मकसद क्या था भारत में, बौद्ध धर्म की स्टडी करना, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं, उनसे जुड़े हुए जो तीर्थ स्थान हैं उनको खोजना, ठीक है साहब। इसके अलावा वो हेनसांग ही कहता है कि मैंने कान्यकुज माने कन्नौज, प्रयाग माने इलाहाबाद, सांची माने मध्य प्रदेश, और मथुरा में भी अशोक के द्वारा बने हुए बहुत सारे स्तूप देखे। इसका मतलब क्या है, देखो हेनसांग जो है तक्षशिला, कपिशा, पुष्करावती, कान्यकुज, प्रयाग, सांची, मथुरा में अशोक के बने हुए स्तूप देख रहा है। या देखें, इसका मतलब ये एम्पायर, ये इलाके जो है अशोक के एम्पायर में हैं, है ना। मेंस में क्वेश्चन आता है ना कि अशोक के शिलालेखों और विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर मौर्यों के साम्राज्य की सीमाओं को बताइए, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि हेनसांग ने यहाँ पर उसके स्तूप देखे हैं। महावंश कहता है कि मौर्य जो थे क्षत्रिय थे, स्पेशली वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्षत्रिय था, और कौटिल्य ने उसे जम्बूद्वीप का स्वामी बनाया। भारत का एक नाम जम्बूद्वीप भी है, भारत का एक नाम जो है वो जम्बूद्वीप भी है। और कौटिल्य ये कह रहा है, एक मिनट रुकना, तो कौटिल्य कौन हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य। ओके, तो महावंश ये कह रही है, महावंश बौद्ध ग्रंथ जो है उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था, और ये इसका प्रमाण दे रहा है क्या, कि कौटिल्य यानी कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य को जम्बूद्वीप यानी कि भारत का स्वामी किसने बनाया, कौटिल्य ने बनाया, ठीक है। जस्टिन, वही मैंने पिछले सेशन में कहा था ना आपको, जस्टिन क्या कहता है कि सिकंदर की मौत के बाद भारतीयों ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, और स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो जस्टिन ने ये बात जो कही है अपनी किताब हम्बल ओरिजिन, खूब आता है कि हम्बल ओरिजिन किसकी किताब है, और इससे किसकी जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी इससे मिलती है, ठीक है ना। अच्छा, जस्टिन कहता है ये क्षत्रिय था, जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था लेकिन निर्धन था, इसलिए। अच्छा, गरीब आदमी होता ना, गरीब आदमी को रिश्तेदार भी नहीं पूछते ना, जैसे गरीब आदमी बेचारा, उसके जो रिश्तेदार है सारे अमीर हो जाते हैं, तो आमतौर पर शादी विवाहों में उसको पूछा नहीं जाता है ना। तो ऐसी शायद इसका हाल रहा होगा। रोमिला थापर ये कहती हैं कि अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य जन का था और वैश्य था। पुराण चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताते हैं। स्नूपर चंद्रगुप्त मौर्य को कहता है कि ये पारसी था।
ये एक नंबर का सवाल कहीं ना कहीं आ जाता है। स्नूपर ने पारसी कहा है, पुराणों ने शूद्र कहा है, रोमिला थापर ने कहा वैश्य, जस्टिन ने कहा है कि क्षत्रिय थे, वहावंश भी कहता है कि क्षत्रिय थे, और राज तरंगड़ी में कल्हड़ कहता है कि ये वैश्य थे। ठीक है, आगे चलें। लेकिन अब गुप्तों के समय के एक नाटककार हुए विशाखा दत्त। देखो कहानी किसकी है, मौर्यों की, नाटककार किस समय, गुप्तों के समय में। विशाखा दत्त एक नाटककार हुए, उन्होंने मुद्रा राक्षस नाम का एक नाटक लिखा है। इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक की नाम नहीं लिए, लेकिन इनका नाटक का जो कथानक है, जो स्क्रिप्ट है, स्टोरी है, वो बिल्कुल सेम वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। इसलिए हम उसको तालमेल करते हैं, ये लिखते हैं कि विशाखा दत्त ने नाटक लिखा है ना। पात्र तो काल्पनिक हैं, लेकिन जो कहानी ली गई है वो मौर्य वंश के इतिहास से ली गई है। तो विशाखा दत्त अपने नाटक मुद्रा राक्षस में ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था नंद राजा माने धननंद की पत्नी मुरा की संतान था, जो कि शूद्र थी। समझ रहे ना, धननंद की संतान था, जो कि धननंद, राजा धननंद की पत्नी मुरा की संतान था, जो कि शूद्र थी। उसकी पत्नी क्या थी, एक दासी जैसी थी। तो उससे पैदा हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब मुद्रा राक्षस में ही विशाखा दत्त इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल। और वृषल का मतलब कुलहीन, जिसका कोई कुल ना हो। वृषल का मतलब क्या हुआ, कुलहीन, जिसका कोई कुल ना हो। फिर से राज तरंगिणी क्या कहती है कि अशोक शैव था और इसी ने श्रीनगर शहर बसाया, और इसी के समय में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर में। तो देखो तीसरी बौद्ध संगति की जो जानकारी है वो दीपवंश महावंश भी कह रही है और कल्हड़ की राज तरंगिणी भी कह रही है। ठीक है, प्लिनी जो कि यूनानी इतिहासकार है, वो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमा है, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य की नहीं, मगध की जो सीमा है वो सिंधु नदी है। ठीक है, ये सवाल खूब आता है। मिलिंद पन्नों में धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध की जानकारी दी गई है, और जो तारानाथ हैं, बौद्ध भिक्षु तारानाथ, वो बिंदुसार को पश्चिम से लेके पूरब तक के समुद्र का स्वामी बताती है। ठीक है ना। अब वो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो संलेखन किया था, संलेखना की जो कथा है, भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए थे, वहाँ पर उन्होंने अन्न जल छोड़ करके संलेखन किया था, उसकी जो कहानी है वो आपको पता ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है निगलीवा या निगाली सागर, निगलीवा या निगाली सागर अभिलेख। इसकी बातें में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।